कैसे बनेगी बात? जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सीएए और एनआरसी को लेकर कोई एक दूसरे को सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सियासी इख्तलाफ होना बुरा नहीं है, जमहूरियत की ये ताकत भी है, लेकिन सियासी इख्तलाफात में इतनी शिद्दत क्यों? आज जुमेरात को आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए सीएए और एनआरसी की मुखालफत में हो रहे मुजाहरों में अफवाहों को दूर करने के मकसद से उलमा हजरात की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। तो आज उसका दूसरा दिन था, लेकिन आज जिस वक्त उलमाओं का एक ग्रुप स्टेज पर सीएए और एनआरसी की हिमायत में बात कर रहा था, तो दूसरा ग्रुप खड़ा हुआ और सीएए की मुखालफत में नारेबाजी करने लगा। इस कौमी उलमा काउंसिल में एमआरएम के सरपरस्त और आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। सवाल यही है कि जहां बात करने की कोशिश या फिर माहौल पैदा करने की बात होती है, वहीं सियासी शिद्दत पसंदी सब कुछ बिगाड़ देती है। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि सबका बस अपना एक माइंडसेट बन चुका है जो दूसरे किसी भी ख्यालात को जगह देना ही नहीं चाह रहा है? कोई एक दूसरे को सुनने और समझने को तैयार क्यों नहीं है? क्या सब अपने ही नजरिए में कैद होकर रह गए हैं? सवाल यह है कि इन हालात में नजरिया बड़ा है या फिर मुल्क? आज हम इसी पर बात करेंगे और मेरे पास सवाल होंगे, लेकिन मैं आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो एमआरएम की बैठक में जो कुछ हुआ, बिहार में भी जो कुछ हुआ, क्योंकि लगातार अपोजिशन, वजीर दाखिला अमित शाह अगर अपने ढंग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन उसको अपने ढंग से बयां कर रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है, हर तरफ से बातें आ रही हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। नए शहरियत कानून को लेकर मुल्क में 1 महीने से ज्यादा दिनों से तनाज़ा जारी है। एक तरफ अपोजिशन जमातों के अलावा सियासी और मजहबी तंजीमें सीएए के खिलाफ मुजाहरा कर रही हैं, तो दूसरी जानिब वजीर दाखिला की क़यादत में बीजेपी इसकी हिमायत में रैलियां करके लोगों को बताने में जुटी है कि अफवाहों से बचें। आज हाजीपुर में भी अमित शाह मुसलमानों को इसी बात का भरोसा देते नजर आए, जबकि अपोजिशन वजीर दाखिला के बयान को ही मुद्दा बना रहा है। नागरिकता संशोधन कानून ये है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करने वाला है। मैं बिहार के मुसलमान भाइयों को कहने आया हूं, आप इस कानून को पढ़े और राहुल बाबा आपको और लालू प्रसाद यादव को भी बताने आए, जनता को गुमराह मत करिए। और अमित शाह जी ने ही कहा है कि एनपीआर जो है एनआरसी का पहला स्टेप है। तो नीतीश कुमार जी, अगर आप एनआरसी नहीं चाहते हो तो आप एनपीआर को क्यों लागू कर रहे हो? तो है मायूस है, नाराज है कि आखिर होगा क्या। ये कानून जो है, किस प्रकार का कानून, तोड़ने वाला जो कानून, जो काला कानून लाया गया है, इससे निपटे क्या? सीएए के खिलाफ मुजाहरे तो मुल्क भर में हो रहे हैं, लेकिन जामिया से शुरू हुए इस एहतजाज का मरकज दिल्ली का शाहीन बाग बन चुका है। 1 महीने से ज्यादा दिनों तक सड़क पर कब्जा जमाए मुजाहिरीन बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान मुजाहरे की पहचान बन चुकी यहाँ की खवातीन पीएम मोदी से मुदाखलत की अपील कर रही हैं। अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग उस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है कि हम जाएंगे, सीए के बारे में लोगों को बताएंगे। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। कोई आया क्या किसी के पास? सरकार तो हमसे कोई, हम तो एटीट्यूड में नहीं है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हम पुलिस से बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं आप आइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, सीए हमें समझाइए क्या है। वो बोले युवाओं को भटकाया जा रहा है। बेशक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैंने उनको वोट दिया था। कहीं मैं शर्मसार नहीं होना चाहती हूँ कि मेरा लीडर इतना खराब है। आपने वोट दिया था? यस आई नो। क्या मेरी ईवीएम मशीन उनकी खराब थी? मैंने वोट दिया। वो फेयर आदमी है, मैंने उनको वोट दिया है। तो अब वजीर दाखिला से इतने खराब थे तो उन्होंने मुसलमान को अपने कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बना दिया था? तो हम मुसलमान वफादार हैं, दगाबाज नहीं है। हम देश के बिल्कुल अच्छे नागरिक हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं। सीएए पर जारी तनाजे के बीच आरएसएस की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक मीटिंग बुलाई थी। दिल्ली में चल रही एमआरएम की इस मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत में हंगामा शुरू कर दिया।
हालांकि एमआरएम इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। अगर आपके बीच में कोई शैतान आ जाए तो आप कैसे उन्हें चिन्हित कर पाएंगे, और वो भी अपने आप को छिपा के आए, अपने आइडेंटिटी को बता के नहीं आए, वो ये कह के आए कि हम प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और हम सीए के समर्थन के लिए आए हैं, तो उन शैतानों का कैसे पता लगाया जा सकता है। और वो भी वो शैतान है जो सुनियोजित और संगठित तरीके से वाड्रा कांग्रेस के भेजे हुए लोग थे, जिनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद सरीखे कांग्रेस के लीडर ने किया हो। सीएए की मुखालफत में उतरे एहतजाजी अपने मुजाहरे को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, जिसकी मिसाल दिल्ली के शाहीन बाग और सीलमपुर में देखने को मिली है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर हुकूमत बात करना चाहे तो किससे बात करे। साथ ही हुकूमत एमआरएम की जगह इस काम के लिए अपने वुज़रा को लगाए तो वो ज्यादा कारगर साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों फरीक को लचीला रुख दिखाने के लिए तैयार रहना होगा। शायद इसी तरह के हालात पर किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कैसे बनेगी बात, बड़ा सवाल यही है। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी। मेरा पहला सवाल यही है कि सीएए पर कैसे बनेगी बात। हमारा दूसरा सवाल है, आमने सामने के मुज़ाकरात से परहेज क्यों। आज एमआरएम ने अगर पहल की तो वहां नारेबाजी हो गई, मुखालफत शुरू हो गई, कहीं तो बात करना शुरू करना पड़ेगा, कहीं तो पुल बनाने की जरूरत है। तीसरा सवाल, सियासी इख्तलाफ में इतनी शिद्दत क्यों। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक मतभेद भी अपनी जगह है, जमहूरियत में अच्छी बात है, लेकिन इस कदर शिद्दत क्यों आ रही है, सवाल यही है। चौथा, कोई एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और हमारा आज का पहला सवाल है, 5वां सवाल है, माफ कीजिएगा, कि क्या सब अपने ही नजरिए में कैद हैं, सबको अपना नजरिया सबसे बेहतर नजर आता है। ये भी एक अहम बात है, इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ हजरात इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहता हूं। आज एमआरएम के प्रोग्राम में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रोग्राम में ये सब बवाल हुआ और यहीं से हमने बात उठाई है, तो इसलिए मैंने अपने साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी साहब को भी स्टूडियो में बुलाया है, उनसे मौक़िफ़ जानेंगे। अभी आप उनको सुन भी रहे थे मेरी रिपोर्ट में। जिलानी साहब, खैर मकदम है आपका। मैंने अपने साथ चांसलर साहब को रखा है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फिरोज बख्श साहब, खैर मकदम है सर आपका। प्रोफेसर सीमा सिंह मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, जानी मानी सियासी तज्ज़ियाकार है। तो साथ में मेरे साथ अब्दुल मोहित अजहरी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी में हुई है और लगातार मुस्लिम समाज के बीच आप काम कर रहे हैं और सूफी आंदोलन के जो नौजवान प्रणेता हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, उनमें से एक हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यासिर जिलानी साहब, आपके पास ही सबसे पहले आना चाहूंगा। सवाल वही है कि सीएए पर बात नहीं बन पा रही है, ये बात कैसे बनेगी। आप लोगों ने, आपकी तंजीम ने, जो कि आरएसएस की सरपरस्ती में चलती है, हालांकि आरएसएस मानता ही नहीं ये बात, आप लोग अपने आप को बताते जरूर हैं, तो ये तंजीम भी कोशिश करके देख रही है, लेकिन यहां पर भी आज नारेबाजी हो गई। अभी मैं आपको ही सुन रहा था, आप कह रहे थे कांग्रेस के भेजे हुए शैतान है, मतलब आपने भी अपनी सियासी तलखी दिखा दी, तो फिर बात कहां से बनेगी। कहीं तो कोई पुल बनाना पड़ेगा। आप ही सॉफ्ट हो जाते अगर कोई सख्त हो रहा है, तल्ख हो रहा है तो हमने कब हमने सख्ती करी बताइए। अभी मैं आपको सुन रहा था, जो लोग आए थे उस वक्त, वो जब उस वक्त उन्होंने आके हंगामा करना शुरू किया और ये सब मोमेंट था, 1-1.5 मिनट का था, तो इसमें अगर हमने, आप अब खुद कहते हैं हमसे आके कि हमारा विरोध है, छिप के आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने तूल नहीं दिया। आप ही सवाल करते हैं कि हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन कोशिश कर रहा है? वो शाहीन बाग में क्यों नहीं जा रहे हैं? हमने तो शाहीन बाग से बहुत दूर, 9-10 किलोमीटर दूर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, वहाँ पे बुलाया था और भारत के अलग अलग सूबों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग इदारे से, अलग अलग तंजीमों के उलमा हजरात और मुफ्ती अकराम आए हुए थे और अच्छे दानिश्वर वहाँ मौजूद थे। हमारे चांसलर साहब फिरोज बख्श साहब भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे वहाँ पे। आप बताइए कि वहाँ पे कोई इस तरह की बात हुई? वहां यही तो बताया जा रहा था कि सीएए जो है वो किसी भी तरह
किसी भी तरीके से आप कहीं से भी देख लें, आप आर्टिकल 14 का बार बार कुछ लोग हवाला दे रहे हैं, कुछ लोग आईन और दस्तूर का हवाला दे रहे हैं। आप बताइए कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कहां से हिंदुस्तान के मुसलमानों को इफेक्ट करता है, कहां से हिंदुस्तान के मुसलमान अगर ये लागू हो चुका है तो पाकिस्तान चले जाएंगे। ये जो मोटी बुद्धि जिन लोगों ने समझाई है, जिन लोगों ने एक तरीके से एक पूरे के पूरी संगठित और सुनियोजित तरीके से लोगों के दिमाग में ये डाल दिया, खास करके मुस्लिम तबके के नौजवानों में। मैंने अभी अपनी रिपोर्ट में यासिर जिनानी साहब दिखाया, आम मुसलमान जो शाहीन बाग में मुजाहरा कर रहे हैं वो कह रहे थे कि डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने भी और सरकार ने भी समझाने के लिए सीए के बारे में। भाई हमारे दरवाजे पर तो अभी तक लोग नहीं आए। हम ऐसा नहीं है कि बात नहीं करना चाहते हैं, अब सुन लीजिए, लेकिन हमें कोई आए तो बताने के लिए। अब सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं, जब हमने 9-10 किलोमीटर के दूरी पे करा, जो बेहद शानदार प्रोग्राम था, बेहद शानदार आज मैसेज किया। हाँ, कुछ लोग आए जिन्होंने थोड़ा सा बाधा डालने के लिए, मैंने कहा कि अगर आपकी सोच और फितरत में ही शैतान बसा हुआ है तो आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम उनके बीच में जाएं तो वहां तो लिंचिंग का मामला हो जाएगा। ये कौन समझा रहा है उन्हें कि आप भारत से बाहर चले जाओगे, और कैसे उन्हें सरकार समझाए? अगर मतलब आपके वजीर आजम, देखिए, अगर वजीर आजम दोनों तरफ आ रहा है, मतलब दूरियां दोनों तरफ है, कहीं ना कहीं शक व शुबहात दोनों तरफ है, तो ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा, किस बात का शक कर रहे हैं? एक बात बताइए, एक बात बताइए। इस कदर तशद्दुद पर आमादा हो जाएंगे, हमारी लिंचिंग कर दे, मतलब इसलिए एक बड़ी तंजीम भी डर रही है, और वो इस बात को लेकर डर रहे हैं कि आप लोग हमारे ऊपर तशद्दुद का इल्जाम लगाकर हमें गिरफ्तार करवा रहे हैं। आज एमआरएम के प्रोग्राम से भी 5-6 लोग हिरासत में लिए गए। नहीं, हमने कोई एफआईआर नहीं किया, हमने कोई उनसे पुलिस वालों से ये नहीं कहा है। हाँ, पुलिस वालों को कहा है कि आप इनको समझाने की कोशिश करके, और लगेगा तो आप इनको बाद में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनसे पूछताछ जरूरी है कि आखिर आपके पीछे कौन लोग हैं, जिनकी बातें अभी आ रही हैं। धीरे धीरे एक आध दिन में हम आपको बता देंगे। एसीपी और एसएचओ से मेरी बात हो रही है, हमारा कोई इरादा नहीं है, हम जानते हैं कि वो भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको किसी ने बहका दिया है। वो बाद में मुझसे, जो वहां पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर शैतान चढ़ गया और हम लोगों ने इस तरह की हरकत कर दी। आप बताइए कि उस आदमी के प्रोग्राम में आपने इस तरह की हरकत करी है, जो सनातनी हिंदू होते हुए 100% प्योर जिसको कहते हैं, उसके बाद भी वो इंसान मुसलमानों के तरक्की, मुसलमानों के फलाह और बहबूद, मुसलमानों के बेहतरी के लिए, जिसका नाम इंद्रेश कुमार है, जो काम कर रहे हैं, अगर उनके प्रोग्राम में आप इस तरह से आके छोटा मोटा ही हंगामा करेंगे तो ये क्या जायज है? ये आप हक की बात कर रहे हैं। मैं फिरोज साहब आपके पास भी आ रहा हूं, मैं अजहरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये आमने सामने की मुज़ाकरात से परहेज क्यों? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्यों इतना परहेज? अब इतना मुजाहरा हो गया, आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए तो एक जमहूरियत है ना, सिस्टम है ना, इससे भी परहेज हो रहा है। ये कब तक चलेगा? क्या 2-4 चुनाव हो जाएंगे उसके बाद तक, या इसको इस तरह से देखा जाए? फिर देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सीएए से मुसलमानों का अपने कौम को लेकर के कोई इख्तलाफ नहीं है, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है। जब हम बात करते हैं पेश है सर इस मामले में, क्यों वो भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक है या नहीं है, वो भारतीय है ना। बात सिर्फ इतनी है कि सीएए को अगर धर्म के आईने से न देखा जाए, उसमें जो रिलीजन बेस लगाया गया है, जो एक वर्ड कहा गया है, माननीय अमित शाह जी ने भी यही बात कही है कि धर्म के नाम पर प्रताड़ित लोगों को हम जो है वो नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मान गया आपका कंफ्यूजन, मैं मान गया। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए ना इमरान भाई। अब अगर सरकार बात करना चाहे तो किससे? कोई क़यादत है? एक बात, ना मजहबी क़यादत है ना सियासी क़यादत है। सारी सियासी जमातें अपने अपने ढंग से अपनी राजनीति कर रही हैं। नहीं, तो ये कैसा मुजाहरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आपको अब किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी मुकर्रिर से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिछले, आपको याद होगा कि 2014 से 2019 तक का जो मोदी सरकार थी, उसमें इस तरह का कोई इतना बड़ा एहतजाज हुआ? आप बताइए, पूरे 5 साल में उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिस पे एहतजाज हो सकता था, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि उसको जो नैरेटिव सेट किया गया था, जो बात समझाई गई थी, लोगों ने उसको समझा और समझने के बाद उसको चीजों को जो है वो एक्सेप्ट किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 में जैसे ही अमित शाह जी गृह मंत्री होते हैं, एक कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। कंफ्यूजन यह होगा कि नहीं होगा, सड़क और सदन के बीच का एक कंफ्यूजन है। ठीक है, मसला अब यह है कि आप
फिर किसी मौलवी को आप मत समझाइए, फिर किसी जो है मजहब के ठेकेदार को आप मत समझाइए। आपने देखा है शाहीन बाग की औरतें हो, पटना की औरतें हो, कलकत्ता की औरतें हो, बिहार के, जहां कहीं भी जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो खुद चाहते हैं अब सीधे हमें समझाओ ना। आपको वहां कोई एक अभी व्यक्ति को एक शख्स को समझाने आप के लिए एक आदमी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं जिलानी भाई, ऐसा नहीं है, गया था जिलानी भाई, ऐसा नहीं। मैं मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ देखिए, मैं 10 सेकंड की बात जी, एक बात बताओ कि मैं उन औरतों से जब मैंने जाके बात करी, या तमाम चैनल के जो रिपोर्टर जा रहे हैं, वो जब सीए की बात करते हैं तो उनके दिमाग में ये दे दिया गया है, उन छोटे छोटे बच्चों को और हमारी बहनें को दिमाग में ये दिया गया है कि हिटलर की मौत मरेगा जो शासक। ये शासक लफ्ज जो है कितना खतरनाक है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहां तो शासक होता नहीं। वीडियो आपने देखी है ना, पूरे दुनिया में वायरल है। वो छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं, ये इस तरह के अल्फाज जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने क्लास के टास्क को सही से पूरा नहीं करते, वो कहते हैं कि जो भारत का शासक है जिलानी भाई, वो मेरी हिटलर की मौत मरेगा, ये हिटलर की मौत मरेगा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बुद्धिजीवियों को, अरे ये वो वहां की वीडियो, नहीं, ये वहां की जिलानी भाई नहीं, अब जिलानी भाई आप सुन लीजिए। आप जो है बच्चों को समझाए जाए, औरतों को समझाने जाए, आप इनफरादी तौर पर, ये यकीनी तौर पर मैं जानता हूं कि आप समझा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी नहीं समझा रहा था। भाई इंडिविजुअली किसी एक आदमी को कौन समझाने जाएगा। लेकिन जब जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुनेंगे, तो आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से वो एमआरएम की मीटिंग की बात चल रही है, वो मुझे भी क्या कहते हैं उसकी खबर है। जिलानी भाई को खबर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। मेरे पास ऐसे कम से कम 10 से 12 लोग हैं जिनको यह कहकर बुलाया गया था कि कौमी काउंसिल के डायरेक्टर अकील अहमद साहब आपको अपनी स्कीमों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, नहीं तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है और सबूत है जिलानी भाई, सबूत। मैं आपके सामने मैं बता दूंगा। मैं अगर उन्होंने ये बात कहकर बुलाया है, ये कह के मानिए कि उन्होंने अपराध किया और उनके खिलाफ हम लोग ये किया गया है, ये किया गया। और जिलानी भाई आप मुझे जानते हैं, मैं आपको सीधे उनके पास ले चलूंगा, मैं उसको सीधे आपके पास ले चलूंगा जिनको बुलाया गया। एक बात ठीक है, मसला ये है कि मसले का हल हो सकता है। सबसे पहले जिस तरीके से इस पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, आप मजहब की कैद हटा दो, सीए से कैद हटा दो, 341 से कैद हटा दो, जिसको भी लाना है ले आओ। जहां कहीं भी प्रोसिक्यूटेड है, जहां कहीं भी प्रताड़ित है, जिस भी देश का है, वहां से ले आओ। और क्या बताओ कि ये सीए जो नया अमेंडमेंट हुआ है, क्या इससे पहले नागरिकता नहीं दी जा रही थी? नागरिकता दी जा रही थी। 2014 से 19 में नागरिकता देने के प्रावधान मौजूद थे, 2003 में भी मौजूद थे। आप मेरे प्रोग्राम में डबल बात करते हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। कभी आप कहते हैं कि नागरिकता जिनको दी जा रही है उसमें मुसलमान शब्द जुड़ जाता है तो अच्छा था, कुछ लोग नहीं, मैं नहीं कहा, आप कहते हैं गलत आगे एनआरसी। नहीं, देखिए आप जो मेरे पास जबान है, अब मेरी जबान इस्तेमाल गलत है। पूछना चाह रहा हूं, जिस इमरान साहब, नहीं आप पहले मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। जिलानी भाई आप बात कर लीजिएगा, पहले आप मेरी बात ले लीजिए। भारत के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता जिलानी भाई, ऐसा नहीं होता है, उस आंदोलन ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा टुकड़े नाम का, सबसे ज्यादा टुकड़े नाम अमित शाह जी ने कहा है। अमित शाह जी आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं। भाई क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, नहीं जिलानी भाई आप बात करने दीजिए, गलत है, ये गलत है, आप बात करने दीजिए, ये थोड़ी बात होती है। नहीं, ये नहीं, आप सुनिए, आप यहीं पर देख लीजिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है, गलत है। आप सुनिए पहले, गलत कह रहा हूं तो आप बोल दीजिए। मेरा सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। मैं आपके पास आना चाहता हूं फिरोज बख्श साहब। सर फिरोज बख्श साहब, ठीक है सर, आऊंगा ना सर। देखिए दो बातें फिरोज बख्श साहब, दिक्कत यह है कि जो मुजाहिरीन हैं उनको भी हम बार बार सुनते हैं, अपने चैनल के जरिए भी, उनके बीच में जाकर के भी, उनमें भी दो किस्म की बातें हो रही हैं। सियासी लोग भी दो किस्म की बातें करते हैं। फिरोज बख्श साहब एक कहते हैं कि सीएए में मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं बाहर से उसमें मुसलमान भी हो जाता तो अच्छा है। कुछ लोग इसलिए मुजाहरे पे उतरे हैं, उनका कहना है। और मुजाहिरीन को भी ये कंफ्यूजन है कि भाई जब सीएए आ गया है, अब एनआरसी आएगा, जैसा कि अमित शाह साहब ने कहा है, एनआरसी आएगा और एनआरसी में जो है जो नॉन मुस्लिम होंगे उनको तो सीएए के जरिए अंदर ले लिया जाएगा, लेकिन
जो मुसलमान अपने कागज नहीं दिखा पाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। यही एक बड़ा कंफ्यूजन है। सर मैं आपसे इस बारे में तो बात करूंगा ही, क्योंकि मेरे पास अब्दुल साहब का भी एक सवाल आया था फेसबुक पे, अभी मैं जब लाइव कर रहा था इस प्रोग्राम के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप ही समझा दीजिएगा कि क्या है। तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से समझवा लूंगा कि क्या है दरअसल कानून बेसिकली और कहां कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा फिरोज साहब कि कोई एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हाँ देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि 20-25 मिनट तो मैंने दो कैंपों की बात सुनी, एक तो यासिर जिलानी साहब की बात सुनी और मोईद अजहरी साहब की बात सुनी। देखिए क्या है, इसका सॉल्यूशन भी पूछा गया क्या है। सॉल्यूशन तो देखिए क्या है कि सबसे पहले जो आप बात कर रहे थे डॉक्टर इमरान, के दो मुख्तलिफ माइंड हैं, एक प्रो गवर्नमेंट है, एक एंटी गवर्नमेंट है। तो आपने शुरू में कहा था कहीं ना कहीं लफ्ज़ पुल का इस्तेमाल किया, दोनों के बीच में पुल बनना चाहिए, डेमोक्रेसी का यही मतलब है। अच्छा, फिर मैं जिलानी साहब ने कहा कि कुछ थोड़ी सी उस प्रोग्राम में कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, तो उस डिस्टर्बेंस को लेकर के मैं सुन रहा था इनको, अपने इंद्रेश भाई को, बड़े उन्होंने, इंद्रेश भाई का जो मिजाज है वो निहायत ही, मैं समझता हूँ कि फरिश्ता सिफत किस्म के इंसान है, निहायत ही शरीफ उन नफ्स, और जब वो बोलते हैं तो इतनी ठंडक होती है, चांद की सी ठंडक उनकी बात में होती है। तो जिलानी भाई को थोड़ा गुस्सा भी आ गया, लेकिन इंद्रेश भाई ने ये कहा कि जिनको सीए से मुखालिफत है, जो गालियाँ बक रहे हैं सरकार को, हमें भी बुरा कहते हैं, मुझे भी बुरा कहते हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि उनको भी अल्लाह नेकी का रास्ता सुझाए दिखाए। तो तरीक़ा ये होना चाहिए दोनों तरफ से। देखिए आपने एक मुझसे सवाल पूछा, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए इमरान साहब, क्या है कि हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है, मफाहमत बहुत ज़रूरी है दोनों तरफ से, दोनों कैंपों से। और मैंने तो बीजेपी के जो कुछ हमारे दोस्त हैं जो टेलीविज़न पे आते हैं और उनसे मुलाकात होती है, तो मैंने उनसे ये कहा है, देखिए वही आप वाली बात कि डेडलॉक को खत्म करके डायलॉग शुरू होना चाहिए। तो कौन और सो एक मिनट एक बात पूरी कर लूं। अभी मैं आपके टीवी पे एक रिपोर्ट देख रहा था, वो गालिबन शुएब साहब ने बनाई थी, उसमें एक साहब ये कह रहे थे कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं सरकार की तरफ से कोई आए। देखिए उनकी बात जायज़ है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से किसी को आना चाहिए। सरकार अगर जिलानी साहब को भेजती है तो बिला खौफ जाइए, अल्लाह से डरिए, कोई आपको लिंच नहीं करेगा। सरकार मुझसे कहेगी तो मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसको समझाऊं। सीएए और एनआरसी से मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। हमने जब इस रिपोर्ट को खत्म किया तो क्या उसमें एक सवाल के साथ छोड़ गए कि सरकार एमआरएम का, अगर सरकार नहीं भी ले रही है, चलिए कोशिश तो कर रही है ना सब तरफ से, अगर हो रही है एमआरएम का, ये किसी का साथ क्यों ले रही है? मिनिस्टर्स को भेजे ना, अपने जो ऑफिशियल लोग हैं उनको भेजे और समझाएं, वो सारे मंत्रियों को लगा दे इस काम में। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही, हम चाहते हैं डेडलॉक खत्म हो और मुल्क जैसे नॉर्मली चल रहा था। और थोड़ा सा मैं समझता हूं कि यहाँ के जैसे राम मंदिर से पहले बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, समझाया गया था लोगों को, ठीक है, ट्रिपल तलाक से पहले भी समझाया गया था, बहुत कायदे से ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई। यहाँ तक के हत्ता के 370 जो बर्निंग क्वेश्चन है उसको भी बहुत कायदे से सुलटा लिया गया। हुआ क्या, जब ऑपोजिशन ने देखा, बड़ी पार्टियों ने देखा ऑपोजिशन की, कि चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, 370 हो, अरे ये सरकार तो, मोदी जी तो बड़े बहुत कायदे से इन चीज़ों को ले गए, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनके नीचे से जमीन सिरक गई। उन्होंने कहा हमें, जब देखिए दोनों ऐवान पार्लिमानी में जब एक पास हो गया, अगर इसका उल्टा सवाल पूछूं कि उन्होंने भड़काना और भटकाना शुरू कर दिया मुसलमानों को। पूछूं सर कि सरकार को ऐसा लगा कि ये 3-4 मामले, 370, ट्रिपल तलाक और बाकी चीजें, तो राम मंदिर मामला तो निपट गया और बड़ी आसानी से निपट गया, हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए इसको भी कर लेंगे, और ये कहीं बहुत अच्छा सवाल है, ये कहीं मुश्किल बन गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बस एक सेकंड, एक बात कह खत्म करूंगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं यहाँ सोचता हूँ, देखिए मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं कौम परस्त हूँ, मैं मुल्क परस्त हूँ। यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि इस सरकार से थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, मतलब इसको बाद में ले आता है। इससे पहले जैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इन्होंने बहुत सी मीटिंग्स करके मामले को ठंडा किया था, समझाते। कुछ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों को यहाँ कोई नहीं हटा सका, पहले वजीर आजम नेहरू से लेकर के और अब तक मोदी जी तो खैर मुसलमानों के बहुत उनको चाहने वाले हैं। वो कहते हैं कि एक हाथ में उनके कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। और उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि मुसलमान हमारी संतान की भांति हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि कौम को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। देखिए अब आज की हकीकत है, सच्चाई है कि बीजेपी का मुल्क पे राज है। जो संघ है आरएसएस,
उसकी भी हुकूमत के ऊपर यानी संघ उसको कंट्रोल करती है, चाहे कोई माने या ना माने। यासिर साहब, अब मुसलमानों को समझना चाहिए, पुल बनने चाहिए, आपस में मुफाहमत होनी चाहिए, हिकमत अमली से काम लें। अगर वो गालियां देते रहेंगे, बद्दुआएं देते रहेंगे वजीर आजम को या अमित शाह साहब को, बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, हम भाइयों की तरह रहते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम बाप की तरह रहते हैं तो ये नहीं चलेगा आज हिंदुस्तान में। ठीक है, हमारे पुरखों ने राज किया 1100 साल, ठीक है, ठीक है, उस वक्त आप बेशक हम बाप की तरह रहे, लेकिन अब हमें भाई की, अगर बेटे की तरह नहीं तो भाई की तरह बन के रहना चाहिए, पुल बनाने चाहिए। और जो अगर हम इस तरह से करते रहे और हमारे जो प्रोटेस्ट हैं गलत रास्ते पे चले गए, आखिरी बात इमरान भाई, तो फिर क्या होगा? फिर जो दरवाजे खुलते हैं बिरादरान वतन के हिंदू भाइयों के चरमराते दरवाजे, वो हमारे ऊपर बंद हो जाएंगे। हमारी ट्रेड, हमारी कॉमर्स, हमारे बच्चों के दाखिले, हमारे मामला, उनसे वो कहेंगे यार ये तो ऐसे गलत लोग हैं, ये तो हर चीज में जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, वो बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है। ये तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरे ढंग में से बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये धमकी भरा लहजा है या समझाने डराने की कोशिश है। कैसे हम इसको देखें, इस पर भी मैं बात करूंगा, आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसको इस तरह से कहना कितना सही और इसके पीछे कितनी सच्चाई, इसको भी समझने की जरूरत है। सीमा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास इस वक्त।